नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। योगी 10/10 दरअसल ये लक्ष्य, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है कि अब की बार 10 ही 10। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, वो काफी निराशाजनक था, संतोषपूर्वक वो प्रदर्शन था नहीं। जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हार की तस्वीर देखी, उन सीटों पर समीक्षा, ताबड़तोड़ बैठक, समीक्षात्मक आकलन, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह बड़ी है। आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो जख्म मिला, उस पर मरहम लगाने का ये सबसे बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जीत को लेकर, अपने नंबर्स को लेकर जो अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है, उत्साह के उस मोमेंटम को वो लगातार जारी रखना चाहती है और यही वजह है कि केवल बीजेपी के खेमे में ही नहीं, समाजवादी पार्टी के खेमे में भी शुरू हो चुका है मंथन, चिंतन, क्योंकि यहां पर भी टारगेट रखा गया है 10 आउट ऑफ 10 का। इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या खोई है, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाया है, जो 12 सालों के बाद कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर जीत के लिए जो इंतजार था, वो 12 सालों के बाद वो सूखा खत्म होता है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार के बीच में बैठक कर विश्लेषण और आकलन कर रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ बड़ी बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कारनामा करके दिखाने वाली है, कमल खिलाकर दिखाने वाली है। अब ऐसा होगा या नहीं, कौन ज्यादा जीत का दम भरते हुए नजर आएगा, इसके लिए तो हमें उपचुनाव और उपचुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले की राजनीतिक तस्वीरें बेहद दिलचस्प हो रही हैं और उन्हीं तस्वीरों पर होगी आज की चर्चा, बड़ी बहस। मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की कोशिश इस बार विपक्ष के विजय अभियान को रोकने की है। आपसी मतभेद भुलाकर हर सीट जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी मौजूद रहे। लक्ष्य सभी 10 सीटें जीतने का रखा गया। तय हुआ कि अपने कोटे की सभी सीटें बीजेपी हर हाल में जीते। इसके अलावा फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी से छीन लेने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही अयोध्या पड़ता है। साल 2017 में इस सीट से बीजेपी के गोरखनाथ विधायक बने थे। इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 3 विधानसभा सीटों फूलपुर, गाजियाबाद और खैरा सीट पर बीजेपी का कब्जा था। आरएडी के पास मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट थी। बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के पास मंझवा सीट थी। यूपी में विधानसभा के 10 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इसलिए इस उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने 15 मंत्रियों का एक टास्क फोर्स भी बनाया है। इस टीम को चुनाव के प्रबंधन से लेकर अच्छे उम्मीदवार के बारे में पता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी ने भी संगठन के कुछ पदाधिकारियों की एक टीम इसी काम के लिए बनाई है। इसी कड़ी में रविवार को BL संतोष ने बीजेपी के दलित नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। ये बीजेपी के साथ साथ BSP के लिए भी खतरे की घंटी है। इस पर चर्चा के लिए रविवार को पार्टी के दलित नेताओं और मंत्रियों की महत्वपूर्ण मीटिंग भी बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति बनी, इसके बाद बीजेपी पर कई सवाल खड़े हुए। आखिर 2019 में जिस पार्टी ने 80 में से 69 सीटें जीती हो, वो आखिरकार इस बार 33 के आंकड़े पर कैसे रुक गई?
और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी अपना आकलन करे, विश्लेषण करे और यही वजह है कि ताबड़तोड़ बैठकें हुई, समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गई और अब लक्ष्य और उद्देश्य आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में जीत का रखा गया है। बीजेपी का मूल मंत्र तैयार है, अब सिर्फ विजय रथ पर चढ़ने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साहब का सवाल है, नाक का सवाल है, मूल मंत्र तैयार है, विजय रथ पर अब चढ़ने की बारी है। इन सबके बीच जिस तरीके से समीक्षात्मक बैठक हो रही है, नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज के वो सवाल जो रण क्षेत्र में हम पूछने वाले हैं आज के अतिथियों से, वो सवाल जरा जल्दी से देख लेते हैं। आज हम आपसे पूछने वाले हैं, आपके सामने रण क्षेत्र के वो सवाल है कि क्या मंथन से ही निकलेगा जीत का अमृत। इसके साथ ही साथ हम पूछेंगे कि आरक्षण पर विपक्ष का जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया था, क्या वो नैरेटिव तोड़ पाने में बीजेपी सफल हो पाएगी। योगी की तैयारी क्या अखिलेश पर भारी पड़ेगी और साथ ही साथ दलित ओबीसी में आरक्षण के भ्रम को क्या बीजेपी दूर कर पाएगी। इसके अलावा हम ये भी पूछेंगे कि उपचुनाव तय करेंगे 2027 की जीत का रास्ता। तो ये तमाम सवाल होंगे जो रण क्षेत्र में आज हम अपने अतिथियों से पूछेंगे। और चलिए अब इसी के साथ अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज के पैनलिस्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले रमाकांत जी आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बैठकें आप लोग कर रहे हैं, समीक्षात्मक रिपोर्ट आ गई, कुछ 12 कारण भी आप लोगों ने ढूंढ लिए और अब तो चयन करना है उन चेहरों का जो जीत और जो जीत का लक्ष्य तैयार करेंगे, तय करेंगे। मंथन से जीत का अमृत क्या वाकई निकल पाएगा, निकल आया है रमाकांत जी? बिल्कुल लावनी जी, बिल्कुल निकल आया है और हमने समीक्षा भी कर ली है, सारी फीडबैक भी ले ली है, क्योंकि हम तैयारियों को बहुत ही संजीदा तरीके से देखते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा, बीएल संतोष जी संगठन मंत्री भी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में सारी फीडबैक लेकर के समीक्षात्मक बैठक करके इस जो 10 जो हमने उपचुनाव जो है ये 10 सीटों के ऊपर में उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो मुझे लगता है जो कि ये जीत इसके ऊपर में सुनिश्चित हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने तैयारियां की है, मुझे लगता है और पार्टियां भी तैयारी कर रही होगी संवैधानिक तरीके से। लेकिन मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा, ये 10 सीट जिसमें हमने 2022 के अंदर में हमने 3 सीटें हमने जीती थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को थी। मुझे लगता है जो निषाद पार्टी और एक जो आरएलडी का इनका जो गठबंधन पहले 2022 के अंदर में था, वो भी हमारी सीट। तो मुझे लगता है 10 में से 10 सीटने का जो हमारा मूल मंत्र है, वो हम बिल्कुल उसके ऊपर में खड़े उतरेंगे और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे आपने 2-3 प्रश्न यहाँ पर रखा था आपने, मात्र उसके ऊपर में थोड़ा सा मैं उसके ऊपर में चर्चा करना चाहूंगा। जैसे आप देखा जो कि जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के अंदर में जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, चाहे आरक्षण के मुद्दे के ऊपर में हो, चाहे और भी विषय जो सामाजिक जो स्ट्रक्चरल थे उसके ऊपर में बात बहुत उन्होंने विपक्ष ने की थी। मुझे लगता है जो कि ऐसे विपक्षी जो भी नैरेटिव होंगे, हम उनको ध्वस्त करके बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर में जो जनता, तो अभी जो लोकसभा चुनाव के अंदर में जो नैरेटिव जो बनाया गया था विपक्ष के द्वारा, उसके ऊपर में जिस तरह से उन्होंने वोटिंग करी, मुझे लगता है जो कि आगे आने वाले समय में ये उपचुनाव के अंदर में आप देखेंगे जो कि 10 में से 10 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। और निश्चित तौर पर कैसे देखिए, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया, एक परसेप्शन जो होता है वो बहुत टाइम तक लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया रहता है। वो परसेप्शन आप अचानक से कैसे तोड़ पाएंगे? चुनौती तो आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, आपने कहा जो कि हम इस परसेप्शन को कैसे तोड़ पाएंगे। जब हम शपथ ले चुके हैं 4 जून के बाद, आपने देखा जिस तरह से हमने शपथ ली तीसरी बार केंद्र के अंदर में, उसके बाद जो हमारा एक क्रियाकलाप है, जो एक्शन प्लान, वो जनता के सामने में है। और जिस तरह से नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया था, वो देखा जो कि जनता कहीं ना कहीं ये केवल भ्रम की स्थिति थी। चाहे आप देखेंगे, चाहे वो अयोध्या के अंदर में की बात हो, या आप देखेंगे ऐसे अनेक, जैसे मैं आपको 2-4 सीटें हैं, जैसे खैर, फूलपुर और गाजियाबाद, ये हमारी सीटें थी। समाजवादी पार्टी का करहल था, मिल्कीपुर था, कटेहरी था,
कुंदरकी था, सीतामऊ था। तो मुझे लगता है जो कि ऐसे अनेक सीट यहाँ पर जो 10 उपचुनाव की जहां तक बात हो रही है, इसमें जब देखा जनता ने जो कि तीसरी बार तीसरे टर्म में बीजेपी ने जिस तरह से एनडीए ने शपथ ली है और सरकार का जो एक्शन प्लान है वो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा जो नैरेटिव सेट किया गया था वो गलत नैरेटिव था और इसको जनता महसूस भी कर रही है। इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं 10 में 10 सीट जीतने का हमारा जो मूल मंत्र है इसके ऊपर में हम आगे बढ़े। ठीक है अशोक जी, आपके पास आते हुए देखिए वो तो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर लिया है तो उस प्रदर्शन का मोमेंटम आपको उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है, जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, जो चूक हुई है उस चूक को दुरुस्त करने के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि योगी इस बार अखिलेश पर भारी पड़ेंगे और अगर ऐसा होगा तो 2027 के लिए क्या समाजवादी पार्टी के लिए फिर से चुनौती नहीं हो जाएगा? अशोक जी। लावनी जी देखिए, जो भी बातें थी लोकसभा चुनाव में, क्या उन बातों से कोई इस उपचुनाव में कोई अंतर आया है? अभी रमाकांत जी कह रहे थे भ्रम की स्थिति, क्या अयोध्या में जो राम पथ धंसा वो भ्रम में धंसा? जो वहां की एक ही बारिश में कलई खोल दी, क्या वो भ्रम की वजह से कलई खुली? आप क्या जो पेपर लीक हो रहे हैं, आज तक आपने करोड़ों बच्चों का भविष्य जो अंधकारमय किया उसको आपने वापस कर दिया? आपने जो अग्निवीर के माध्यम से देश के लाखों युवाओं की भविष्य पर ग्रहण लगाया, क्या वो वापस हो गए? आपने सहारा निवेशकों का पैसा क्या आपने वापस करवा दिया? क्या आपने पिछड़े दलितों के लूटे हुए आरक्षण को वापस करवा दिया? आज भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आपने लूटे हुए आरक्षण को नहीं दिया। अनुप्रिया पटेल ने भी अब दबाव में आके सवाल उठाने लगी हैं। तो सभी लोगों को जिसका मैंने नाम लिया, छात्रों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, सबके साथ आपने जो धोखा देने का काम किया है उस धोखे में कोई कमी नहीं आई। न तो जो आपने गलतियां की थी उसमें सुधारने का भी कोई एक आपने प्रयास मात्र किया। जनता कैसे आपकी बात को समझेगी? आप ये बताइए, जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, लेकिन आज वही द्रोणाचार्य सरकार, जिसको योगी सरकार कहते हैं, आज एनएफएस के माध्यम से अंगूठा काट रही है एकलव्यों का। आज जिस तरह से पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूट रही है द्रोणाचार्य सरकार, क्या पिछड़े दलित नहीं समझ रहे हैं? लावनी जी, सबके समझ में आ रहा है। इनके चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, सभी लोगों को आप देखिएगा, आज नहीं तो कल चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि ये योगी सरकार पिछड़ों का आरक्षण लूट रही है। आज तो अनुप्रिया पटेल बोल रही है, कल जो संजय निषाद जी भी बोलेंगे। ये सारी चीजें अब आपके सहयोगी दल भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप नॉट फाउंड सुटेबल, जो भी पिछड़ों के पद हैं वहां पे नॉट फाउंड सुटेबल आप लिख रहे हो। तो ये नॉट फाउंड सुटेबल पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक चाकू के समान है। जिस चाकू से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उस चाकू का नाम आपने बदल के रख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। आपने उस चाकू का नाम, जिस चाकू से एकलव्य का अंगूठा काटा था, उसका नाम आपने रख दिया लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने लगभग 400 आईएएस अधिकारी बनाए लेटरल एंट्री के माध्यम से, और वो लेटरल एंट्री के माध्यम से 400 अगर आईएएस अधिकारियों में अगर लावनी जी अशोक जी वो जवाब दे रहे हैं, आपने इतने आरोप लगा दिए तो जवाब भी सुन लीजिए ना, जवाब दे रहे हैं। दलितों का आरक्षण मिलता, आदिवासियों का आरक्षण मिलता, लेकिन ये सरकार ने पिछड़ों दलितों के सबका आरक्षण को लूटा है। लावनी जी, तो कैसे पिछड़े आपके ऊपर भरोसा करें भाई? ठीक है रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं। अशोक जी, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं रमाकांत जी। मैं कह रहा हूं नॉट फाउंड सुटेबल कहीं पे भी किसी का राइट नहीं बनता है, और वो मुझे लगता है यूपी पीएससी ने इसका जवाब दे भी दिया है। तो शायद आपको लगता है जो कंपटीशन जो होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, और उसके बाद जो रिजल्ट आउट होता है, सुटेबल आपने किया है कि नहीं किया, पहले आप इस चरण के माध्यम से बताइए। रमाकांत जी, जिम्मेदारी वाले पद पे आप बताइए, क्या इस सरकार ने अभी जो हमारे सांसद लालजी वर्मा जी ने सवाल उठाया था अपने ट्विटर के माध्यम से, उस मेडिकल कॉलेज के छात्र का जिसका डीएम में हुआ था, और आपने वहां पे ओबीसी पर था, लेकिन आपने उसको क्या लिखा, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल। आपने किया था कि नहीं किया था आपकी सरकार ने? आप बताइए। इसमें 34 स्टेट रमाकांत जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है आप बताइए। रमाकांत जी देखिए, यही बात मैं कह रही थी कि आप क्लैरिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिफाई करते हुए आप उस परसेप्शन को नहीं तोड़ पा रहे। अशोक जी भी देखिए, उन्होंने जितने पॉइंटर्स बता दिए, क्या वो परसेप्शन जो विपक्ष बनाने का प्रयास करा या जो आरोप लगा रहा है, आप जाकर इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे? जनता तक तो मैसेज दूसरे तरह से चला गया ना। हाँ, मात्र 10 सेकंड दीजिए। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूं जो कि अशोक जी को, इनको बिल्कुल नहीं पता यूपी पीएससी का एग्जाम कैसे होता है।
नॉट फाउंड सुटेबल यूपीपीएससी का कोई राइट नहीं बनता, कोई राइट नहीं बनता। मेडिकल कॉलेज में आपने किया सर, करने का प्रयास कर रमाकांत जी, जनता आपने को मेडिकल कॉलेज में किया है काम। यही चीज मैं हमारे कहना चाहता सांसद हूं। लालजी वर्मा जी ने नहीं, लेकिन अशोक जी ठीक है, अभी तो आप यूपीपीएससी का भी जिक्र कर रहे थे। देखिए दो बातें, यही मैं कह रही हूँ, विपक्ष सिर्फ परसेप्शन बना रहा है, आप भ्रम मत पैदा करिए ना। अगर आपको आरोप भी लगाना है तो आरोप तथ्यों और सत्य के आधार पर, सत्य और तथ्य दोनों साथ चलना चाहिए। इसको लेकर कहीं से भी इसे लेकर आप भ्रम मत पैदा करिए। ठीक है, ये आदेश भारद्वाज जी को भी ले लेते हैं। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी भी, क्योंकि आपका ही हिस्सा है। आदेश भारद्वाज जी, 10 सीटों पर उपचुनाव, आप लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस ने रिवाइव किया लोकसभा चुनाव में, ये कहा जा रहा था कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ पा लिया है। इन 10 सीटों का आकलन आपका क्या कहता है? क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस को इन 10 सीटों के उपचुनाव से? लावनी जी, हमारा पाने और खोने का इशू इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यूपी के लोगों का है, हिंदुस्तान के लोगों का है, हिंदुस्तान के छात्रों का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। आज सरकार हर फ्रंट पे फेल है और ये लोकसभा के परिणाम आने के बाद जो सरकार बोलती है, ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। वो लोगों ने लोकसभा के चुनाव से पहले भी भांप लिया था, लेकिन उसके बाद ये लगभग 1-1.5 महीने के अंदर क्या क्या देश के अंदर हुआ है, किस तरह से इन्होंने काम किया और लूट मचाई, चाहे उज्जैन के महाकाल का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे रामपथ हो, चाहे हाथरस का कांड हो। एक व्यक्ति की मौत की कीमत इनके लिए सिर्फ 2 लाख रुपए रह जाती है। ये और किस तरह से सारे प्रशासन का फेलियर है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। इसके लिए परसेप्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि इनसे भ्रष्ट और गलत सरकार दूसरी कोई नहीं है। आरोप लगा लीजिएगा, लेकिन पहले अपना स्टेटस भी तो बता दीजिए ना। आरोप लगाइएगा, रमाकांत जी हैं जवाब देने के लिए। पहले मैं कांग्रेस का स्टेटस जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस का स्टेटस क्या कह रहा है उपचुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि विधानसभा 2022 की तस्वीरें कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, आपने एक तरह से, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, परजीवी, आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बैठी हुई है जिसके सहयोग से आप चुनावी मैदान में उतरे। इन 10 उपचुनाव में भी अपना अकेला दम दिखाएंगे या इन्हीं के सहारे रहेंगे? प्रधानमंत्री जी किसान हमें ही परजीवी नहीं कहते। जो भी इस सरकार से सवाल करता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अग्निवीर हो, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री देशद्रोही के रूप में कहते हैं। इस सरकार ने यही परंपरा रखी है देश में, या तो इस सरकार की हाँ करो अन्यथा आप देशद्रोही हैं। चाहे वो छात्र अपनी बात रखें, चाहे वो देश के किसान अपनी बात रखें, चाहे वो देश के मजदूर अपनी बात रखें, चाहे कोई नेता किसी गरीब को मिलने के लिए जाए तो उसके बारे में किस तरह से आलोचना की जाती है, ये देश ने देख लिया है। क्या उम्मीद है सर आपको? स्टेटस क्या रहेगा इन 10 चुनाव में कांग्रेस का? ठीक है सर, आपने खूब आरोप लगा लिया। ठीक है, आरोप का जवाब अभी रमाकांत जी देंगे। देश ने देखा कि कोरोना में किस तरह का मैनेजमेंट था। आपका स्टेटस क्या रहेगा सर, ये बता दीजिए। खूब आपने भाषण दे दिया, मेरा सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए। अब कांग्रेस क्या देख रही है, अपना स्टेटस क्या देख रही है चुनाव में? उपलब्ध नहीं कराई, अरे आदेश जी, सरकार की उपलब्धि है। आदेश इसी तरह देखा आपने। आदेश जी, अरे भाषण का मंच थोड़ी है सर, लगातार आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम अपनी पार्टी का स्टेटस भी बता दीजिए ना। आरोप ही खाली लगाते रहेंगे क्या पूरे कार्यक्रम में? आपकी पार्टी का क्या स्टेटस होगा? आप अपने लिए इन 10 सीटों में क्या देख रहे हैं? कितनी सीट आपके सहयोगी दे रहे हैं और जो सीटें दे रहे हैं उसमें क्या जीत देख रहे हैं या नहीं देख रहे? 100% जीत देख रहे हैं। और ये लोगों, यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों की जीत होगी। ये उत्तर प्रदेश जी 2 लड़कों की जोड़ी फिर से चुनौती देगी उपचुनाव में आपको। चलिए, सपनों को 2 लड़कों की जोड़ी फिर से आपको चुनौती देने को तैयार है। जवाब जल्दी से रमाकांत जी, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आती है। लावनी जी देखिए, हमने जब अपनी बातें शुरू की तो हमने संगठन के बारे में भी बात करी है, हमने फीडबैक के बारे में भी बात करी, हमने समीक्षात्मक बात की है अपना संगठन के बारे में भी और पार्टी के बारे में। लेकिन यहाँ पर आदेश जी और अशोक यादव जी बैठे हुए हैं, मुझे बता दें जो कि 2022 के अंदर में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही थी। समाजवादी पार्टी तो चलिए 5 सीटों के ऊपर में स्टैंड भी कर रही थी, कांग्रेस का तो कोई पत्ता था ही नहीं। ये कांग्रेस वजूदहीन पार्टी, ये कांग्रेस वजूदहीन पार्टी, चाहे वो लोकसभा के अंदर में आज देखेंगे राहुल गांधी जी केवल झूठ पे झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश ऐसे झूठे व्यक्ति को पता नहीं कैसे झेल रहा है।
मुझे लगता है जो कि ऐसे वजूद में तो अब आ चुकी है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर नहीं लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस ही लेट उगता है। आप कह रहे हैं वजूद में नहीं है, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में वजूद में आ गई है। परसेंटेज आप खुद देख लीजिए, कहाँ 6.3% था वोट शेयरिंग का कांग्रेस का, पहले अगर देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 में ये 9.46 पर आ गए, यानी रिवाइव तो कर लिया है इन्होंने। ऐसे में आपके लिए चैलेंज तो कांग्रेस भी बन रही है ना, दो लड़कों की जोड़ी, इसीलिए मैं कह रही हूँ चुनौती आपके लिए फिर से बन रही है। नहीं, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं जो कि अगर आप झूठ फैला करके ही जनता को भ्रमित करके अगर आप आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो कि जनता भी अब सचेत हो चुकी है, खास करके इस लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि उनको पता है न आरक्षण के ऊपर में कुछ होना था, कोई ऐसी गलती होनी थी, न संविधान के ऊपर में होनी थी। जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे वही संविधान का किताब लहरा रहे थे। ठीक है, आदेश जी काउंटर आंसर देना चाहते हैं, फिर सुरेंद्र जी के पास। आदेश जी काउंटर आंसर। लावनी जी, रमाकांत जी हमें झूठ बता रहे हैं। उस अग्निवीर की बहनों ने, उसके पिता ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बता दिया कि, और राजनाथ सिंह जी ने जो कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए दिया, सरकार ने सिर्फ 39,000 रुपए दिए, बाकी पैसा उसको इंश्योरेंस से मिला था। इतना बड़ा झूठ आपने पार्लियामेंट में बोला। मैं तो आप लोग इतने दूरदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनाथ जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के इतने बड़े कदावर नेता को, डिफेंस मिनिस्टर को अपने जवान के लिए कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कौन सच्चा कौन झूठा, ये सुरेंद्र। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, जरा सुरेंद्र स्वामी जी का आप जरा एक एनालिसिस ले लेते हैं। ठीक है सर, सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अब उनका एक एनालिसिस ले लेते हैं। स्वामी जी, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद तो देखिए इतना तो जरूर था कि बीजेपी ने जो सोचा था वो तस्वीर सामने नहीं आई। अखिलेश यादव कह रहे हैं जीत का मोमेंटम बनाकर रखेंगे। ऐसे में एक जो सबसे बड़ा प्रश्न जो इस उपचुनाव में है कि दलितों को लेकर, जो आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैला, जो परसेप्शन बनाया गया, जो नैरेटिव सेट किया गया, क्या बीजेपी उस भ्रम को तोड़ पाएगी? क्या ये 10 सीटों का जो उपचुनाव होगा वही आगे की धार को रफ्तार भी देगा और बहुत सारी तस्वीरों को क्लियर करेगा? स्वामी जी। नहीं, देखिए, जो उपचुनाव राज्यों में होते हैं वो बहुत लिमिटेड एरियाज के हिसाब से होते हैं, तो उपचुनाव के रिजल्ट ही आगे के चुनावों के रिजल्ट तय करेंगे। इन दोनों बातों का तो कोई संबंध नहीं। स्वामी जी, एक चीज मैं इस पे जोड़ रही हूँ, आपने कहा कि लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अब जीतने को तो समाजवादी पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट जीती है, लेकिन कहती है वो अयोध्या, जबकि इसमें भी आप देख लीजिए मिल्कीपुर है, वो विधानसभा क्षेत्र है जिससे खुद अब अवधेश आते हैं, जो अब सांसद बन चुके हैं, जो अयोध्या का जिक्र करते हैं। तो मैंने वही कहा कि परसेप्शन तो कम से कम फैलेगा। नहीं, परसेप्शन की बात नहीं है, तो सच्चाई है कि अयोध्या फैजाबाद का हिस्सा है। तो आप फैजाबाद कहिए या अयोध्या जीते लोकसभा में, बात तो एक ही है ना। अब बीजेपी चाहती है कि उसका बीच में डिस्टिंक्शन किया जाए कि नहीं, अयोध्या तो विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा है। सच्चाई तो यही है ना कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है और फैजाबाद में भाजपा हारी है, तो अयोध्या भी हारी है लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये कह रहा था कि ये जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी बचा पाएं, इसके लिए भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोकसभा का, मेरा देखिए जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा अलग होता है। मेरा ये मानना है कि भाजपा यूपी में जो हारी है उसके 3 मुख्य कारण हैं जी। पहला कारण यह है कि मुस्लिम्स ने एकजुट होकर वोट दिया। यूपी में 20% मुस्लिम्स हैं, वो अब भी एकजुट होकर वोट देंगे भाजपा के खिलाफ, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। एक बात तो वो स्थिति वही बनी रहेगी। दूसरी स्थिति यह है कि जो दलित समाज के वोट हैं वो सपा के पास गए। वो क्यों गए? खाली संविधान ही एक कारण था या आरक्षण खत्म कर देंगे एक कारण था? वो एक, मैं कहूँगा, फॉल आउट था, वो मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण ये था कि 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, तो उसमें मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन था जो यादव के साथ मिलके इन दोनों पार्टियों को मिला था। अगर आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने गेन किया, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि बहुत सारा दलित वोट, मायावती अलग लड़ी लेकिन वो उनके पास नहीं गया, उनका वोट परसेंटेज घटा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी विधानसभा के चुनाव में कि मायावती के पास मुस्लिम्स और दलित का वोट नहीं आ रहा है। फिर जब लोग कहने लगे नहीं लोकसभा अलग होती है, तो लोकसभा का चुनाव हुआ।
अब 2014-2019 में मायावती का 19.5% के आसपास वोट रहा यूपी में, लेकिन जब वो 24 का चुनाव लड़ी तो उनका वोट 9.5% वही विधानसभा के आसपास आ गया, तो 10% उनका वोट कम हो गया। तो इसका साफ मतलब है कि जो एक 19 में समझौता मायावती की पार्टी सपा बसपा का हुआ था, उसमें जो एक स्थिति बनी थी, उस स्थिति से मायावती भले ही टॉप लेवल पे निकल आई, लेकिन वर्कर लेवल पे वो नहीं निकल पाई। अब प्रश्न ये है कि इसका तोड़ भाजपा के पास नहीं है, भाजपा को वो वोट नहीं मिलने वाले हैं। उसका तोड़ एक ही है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी अग्रेसिव होकर के उपचुनाव लड़ेगी। पहले तो है कि लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी। तो अगर वो अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ती है और वो उस अग्रेशन में अपने दलित वोटों को 2017 से पहले की स्थिति याद दिलाती है, रिजर्वेशन में क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, क्या उनकी स्थिति थी, तो उस स्थिति में वो कर पाएगी। तीसरा जो इनका कारण था हारने का, वो कारण ये था कि भाजपा के लिए एक बड़ी कहावत मशहूर है, मैं आज बोलने से उसको रोक नहीं पा रहा हूं। किसी जमाने में लोग कहा करते थे कि भाई आरएसएस भाजपा के 3 काम, भोजन, भाषण, भोजन और आराम। तो इन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में यही किया, भाषण दिया, खाना खाया और आराम किया। जो इनके सहयोगी दल थे, जो इनके अपने वर्कर्स थे, उन्होंने कोई जमीन पर मेहनत नहीं की, ग्राउंड पर वो अग्रेशन नहीं दिखाई दिया, ग्राउंड पे नहीं दिखा। तो क्या जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो तेजी दिखानी चाहिए थी, जो अग्रेशन दिखाना चाहिए था, प्रचार को लेकर हो या फिर लोगों तक पहुंचने को लेकर हो, वो अग्रेशन दिखाई नहीं दिया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उठाया है। लेकिन इन सबके बीच आपने बड़ा मूल प्रश्न उठाया कि क्या बीएसपी को पूरी तरह से खत्म कर देना ये बीजेपी के लिए खुद के लिए क्या आत्मघाती साबित हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यही प्रश्न मेरा रमाकांत जी से होगा, क्योंकि देखिए उपचुनाव केवल उपचुनाव नहीं है, ये वो उपचुनाव है जो आने वाले भविष्य की तस्वीर को तय कराएंगे, जो आने वाले समय में ये बताएंगे कि कौन किस पर भारी है, और जो ये बताएंगे कि योगी का ये जो 10 आउट ऑफ 10 का समीकरण है, ये जो जीत का लक्ष्य है, क्या वाकई बीजेपी उसकी दहलीज तक पहुंच रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो आने वाला समय उपचुनाव का समय है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और ये उपचुनाव केवल उपचुनाव ही नहीं है, केवल 10 सीटों की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की नींव माना जा रहा है इसे। सीधे रमाकांत जी आपके पास आते हुए, हमने ब्रेक से पहले सुरेंद्र स्वामी जी को बड़े ध्यान से सुना, आप सभी ने सुना होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि क्या वाकई आप मानते हैं कि जो लड़ाई अगर बीएसपी इस मैदान में होती तो कहीं ना कहीं से एक वोट का जो ध्रुवीकरण हो गया वो नहीं हो पाता और आपको इसका फायदा मिलता। इस बार इस 10 उपचुनाव में भी अभी तय नहीं है कि बीएसपी उतरेगी या नहीं उतरेगी, वो तो बल्कि कहना चाहिए कि बीएसपी तो अपना जनाधार अब दक्षिण में ढूंढने के लिए निकल चुकी है। आज भी देखिए वो पहुंची हुई है वहां पर, जो बीएसपी चीफ है, हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनके जाने के पीछे भी, मायावती के जाने के पीछे भी लक्ष्य छुपा हुआ है। दलित वोटर्स अब वो वहां पर तलाश रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? क्या वो वैक्यूम आप भर पाएंगे इस बार? लावनी जी, आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल सही किया, और मुझे लगता है ये 4 जून कब जब रिजल्ट अनाउंस हो, मतलब वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय में भी हमसे बहुतों ने ऐसे प्रश्न किए, लेकिन चूंकि उस समय में संगठन में कहां पर क्या गड़बड़ी थी, या संगठन के अंदर में कहां कमी रह, या किस फीडबैक को लेकर के हमको आगे जाना चाहिए था, जमीन पर कितना काम करना चाहिए था, तो मुझे लगता है जो कि ये उस समय का था। लेकिन अब मुझे लगता है जो कि क्योंकि मैंने उस समय में भी कहा था, अगर बीएसपी कहीं ना कहीं अगर स्टैंड करती तो निश्चित तौर पर ये अभी रिजल्ट है, ये रिजल्ट कुछ और होता, ये हम भी मानते हैं इस चीज को, और आपके चैनल के माध्यम से कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप समीक्षा जब करते हैं किसी भी पार्टी का और किसी भी तरह के जीत या और हार का जब विश्लेषण करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है जो कि हाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अगर बीएसपी कहीं ना कहीं इस लोकसभा के अंदर में अगर बेहतर तरीके से अगर स्टैंड करती तो मुझे लगता है रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी जनाधार आपको बढ़ाने के लिए आपके संगठन, क्योंकि मैं देखता हूं जो कि अगर जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता
अगर जमीन पर घर घर में कहते हैं ना, डोर टू डोर कैंपेन अगर नहीं करेगा, एक घर में कितने व्यक्ति हैं और कितना व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड को एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितने मतदान केंद्र पर पहुंचे, ये अगर हम उसको चीज को तय अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको देखेंगे आपके फेवरेबल नहीं होगा। तो ये मैं इस चीज को बात जरूर कहना चाहूंगा, जो कि ये जो 10 उपचुनाव के जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका नतीजा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 4 जून हम लोगों का बीत चुका है और निश्चित तौर पर हम पीछे जरूर उसके ऊपर में समीक्षा करते हैं, लेकिन पीछे रिजल्ट को लेकर के आगे 4 जून बीत चुका है, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब सब की निगाहें क्या होना है उस पर टिकी हुई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये दम भर रही है कि वो बीमारी भी पकड़ चुकी है, बीमार को भी पकड़ चुकी है, और इसलिए अब वो जो दवा होगी वो बिल्कुल सटीक होगी। इसलिए आप लोगों को अब ज्यादा अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने की, ज्यादा मजबूती के साथ रणनीति बनाने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि वो तो अभी से कह रहे हैं कि 4 जून पीछे छूट गया, आप छोड़ दीजिए, आगे देखिए आगे आगे होने वाला है क्या। लावनी जी, अगर भाजपा बीमारी पकड़ लेती, बीमारी तो आप लोगों ने पकड़ा है, उनके विधायक जो सुहेल देव के बेदी राम को आप लोगों ने पकड़ा है, मीडिया ने पकड़ा है। मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ओम प्रकाश राजभर जी की बात को भी मीडिया ने उजागर किया है, किस तरह से बेदी राम को बैठा कहते थे कहीं न कहीं से जुगाड़ तो हम लगा ही देंगे नौकरी का। तो देखिए, जनता ने बीमारी भी पकड़ लिया, भाजपा ने भी बीमारी पकड़ा, लेकिन चूंकि उनको एक जात विशेष के वोटों के लालच में वो हमारे करोड़ों छात्रों के भविष्य को अंधकारमय करने वालों को अपने साथ समाहित किए हुए हैं। आज ये बताइए, बेदी राम के ऊपर क्या हुआ? इन्हीं का विधायक है ना, इनके सहयोगी दल का। तो आप कोई नजीर नहीं पेश कर रहे हो। आप जो छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डालने वाले व्यक्ति को आप संरक्षण दे रहे हो। आप जो एडुजस्ट कंपनी का जो डायरेक्टर था, वो गुजरात की कंपनी, लाओ सुन लीजिए, गुजरात की कंपनी और यहाँ यूपी में परीक्षा करवा रहा है, और उसके बाद पेपर लीक करवा के भाग गया अमेरिका, तो आप लाठी पकड़ रहे हो। तो जनता देखिए, जनता देखिए रमाकांत जी, जनता सब समझ रही है। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ रमाकांत जी, रमाकांत जी मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या क्या है। समस्या यही है कि जब इनकी कलई खुलने लगती है तो चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं यही चीज कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, इनके संगठन में, संगठन की बात में रमाकांत जी सुन लीजिए, संगठन आपने कहा लावनी जी ने कि वैक्यूम को आप कैसे भरोगे, आपने सवाल किया है कि आप वैक्यूम को, देखिए ये वैक्यूम को भरने की क्षमता नहीं है और वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। आप देखिएगा, एक वैक्यूम में जो इनका अपना दल वाला जो है दल है, वो खुद एक नया वैक्यूम क्रिएट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। नहीं संतोष जी, देखिए माफ कीजिएगा अशोक जी, देखिए एक बात तो तय है ना अशोक जी, बीजेपी ने, वही मैंने कहा ना, उन्होंने नब्ज पकड़ ली। जहां पर आप दलितों के आरक्षण और आरक्षण में की बात लगातार कर रहे थे कि दलितों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने इसको लेकर बाकायदा स्क्रूटनी कर ली। अब रूपरेखा तैयार हो गई है, किस तरीके से दलितों को वो भ्रम दूर करना है, वो सारी तैयारियां वो कर रहे हैं। मैं तभी तो कह रही हूं कि उन्होंने बीमारी दोनों पकड़ लिया, उसको लेकर ही वो उसी दवाई को लेकर जा रहे हैं। आपके लिए चुनौती, एक प्रश्न मैं जोड़ देती हूं इसमें, क्योंकि देखिए परसेप्शन का सब खेल होता है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके सरकार भारतीय जनता पार्टी नीत बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। जनता ने यह भी देखा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी सामने आई तो वो बीजेपी है, सरकार बीजेपी की ही बनी है, तो परसेप्शन तो वहां पर भी घूमेगा ना सर, बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव तो होगा ही ना, तो उस चीज को आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, आपने कई सवाल पूछा, आपने कहा कि बीजेपी ने बीमारी पकड़ लिया है। कैसे बीमारी? आपने, मैं रमाकांत जी बार बार टोक रहे हैं, आप बीमारी कैसे पकड़े हो? आप जो 69,000 शायद भर्ती के आरक्षण को आपने वापस कर दिया, बीमारी तो आपने पकड़ लिया कि पिछड़ों के साथ लूट हुई, दलितों से आरक्षण के साथ लूट हुई, तो आप क्या उनका पद आपने वापस कर दिया इस उपचुनाव के पहले? नहीं वापस किया। आपने जो 34 जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर से सब में आपने सवर्ण भर दिए, उसमें किसी दलित को आपने जो भर्ती किया, किसी पिछड़े को आपने भर्ती किया? 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में, उसमें कितने जो पिछड़े दलित हैं? आप देखिए, परसेप्शन भले बना लीजिए, लेकिन उसको समस्या के निदान करने के लिए आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर आप उनके आरक्षण को वापस किए होते ईमानदारी पूर्वक,
तो आप कह सकते थे कि नहीं गलती हुई थी, हमने उसको सुधार लिया। लेकिन गलती पर गलती आप जो है, मैंने कहा ना कि ये पेपर लीक कराने वालों को संरक्षण देने का काम जो है क्यों कर रही होगी सरकार, बताइए आप जरा। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो देश देख ही रहा है ना। पेपर लीक को लेकर तो जो एक्शन लेना चाहिए वो तो लिया जा रहा है, और एक एक्शन नहीं, एक्शन दर एक्शन लिया जा रहा है। लावनी जी कहाँ लिया जा रहा है? जब विधायक डंके की चोट पे ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं जनता के बीच कि हम भर्ती करा देंगे, हमारे पास जुगाड़ है, कौन सी जुगाड़ है भाई? कैसे सरकारी नौकरी? ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड्स में काउंटर आंसर देती रमाकांत जी, फिर मैं जरा आदेश जी के पास जाना चाहती हूँ। अशोक जी ने कहा, मैं कह रहा हूं जो मामले सब जुडिस है, सरकार उसके ऊपर में हस्तक्षेप करना नहीं कर चाहेगी। आप लोग करते थे, आप लोगों के समय में होता था, क्योंकि सब जुडिस मामला होने के बावजूद भी आप लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते थे और आगे बढ़ जाते। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं और हम जनता का भी सम्मान करते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो कि इस तरह का जो फॉल्स नैरेटिव है, ठीक है, कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी हो जाता है जनता को। आदेश भारद्वाज जी, सिचुएशन कहाँ जा रही है? लावनी जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव हारते हारते बचे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव हारते हारते बचे हैं। जो है जितने वोटों से अमेठी में जीते हैं उससे कम वोटों से जीते हैं। वो जो है क्या रैंक आया उनका देख लें। जो है तो ये लोगों के साथ जो छल कपट किया जा रहा है, जो लोगों को बरगलाया जा रहा है, जो अपने आप को गंगा का पुत्र बताते थे वो गंगा की बात नहीं करते, उसकी सफाई की बात नहीं करते। जो गांव गोद लिया वहां कोई चीज मिलती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जहां सफाई की, लगभग 65% जगहों पे चुनाव आपका संगठन क्या कर रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, हम लोगों को भी तो बताइए। रमाकांत जी, मैं तो बड़े हमें भी जिज्ञासा है, जनता को भी जिज्ञासा है। अरे ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे भाई। आप अपने संगठन के बारे में कुछ तो बताइए, तो बचा अपने सकते हैं। संगठन के बारे में कुछ तो बताइए, अपनी पार्टी के बारे में कुछ तो बताइए। आदेश जी, ठीक है, आदेश जी, एक सेकंड रमाकांत जी, एक सेकंड। आदेश जी, मैंने 2 बार आपसे प्रश्न पूछा। हाँ ठीक है आदेश जी, मैंने 2 बार आपसे प्रश्न पूछा, लेकिन दोनों ही बार में। ठीक है आदेश जी, सुन लीजिए ना, सुनिए 864 करोड़ रुपए का रामपथ 13 जगह से टूट जाता है। अच्छा सुनिए सर, सुनिए सर, भगवान राम का इतना भव्य मंदिर। अरे आदेश भारद्वाज जी, फिर आप शुरू हो गए भाषण देना, फिर आप शुरू हो गए। मैंने दो बार आपको मौका दिया। मैं ये कह रही हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को खाली पानी पी कर पोसते रहेंगे या अपने लिए इंडिविजुअली अपने आधार की आपको मजबूत करेंगे, या खाली डिपेंडेंट रहेंगे अशोक यादव जी की पार्टी पर? दर्जा देते हैं। हम इन अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, देश के जवानों के साथ रहेंगे। भाषण ही देते रहिए सर, भाषण ही देते रहिए। आपकी तैयारी नहीं है इस बार, आप फिर से वही कहना चाहिए। सुरेंद्र स्वामी जी, चलिए अब खात्मे पर आते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए इतना तो तय हो गया कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, जैसा चलना है वो समाजवादी पार्टी के हिसाब से ही चलने वाली है, उन्हीं पर आश्रित है, और ये बार बार तय भी हो चुका है। अब ये मैं या आप नहीं कहेंगे, ये बाकायदा रिजल्ट बता रहा है कि डिपेंडेंसी जहां पर थी वहीं पर बेहतर प्रदर्शन। और अभी भी मुझे पूरे डिबेट पे भी यही नजर आया, उन्होंने अपनी पार्टी का स्टेटस नहीं बताया। नहीं सर, आप स्टेटस बताइए। अच्छा स्टेटस बताइए। की तरह शिवसेना को, अकाली दल को, अरे भाई साहब की पार्टी को, भाई साहब यहाँ पर मुद्दा नजरअंदाज करने का नहीं है। मुद्दा ये है कि आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस ये काउंटेबल होगा या नहीं होगा, या आप सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे सहयोगियों पर? पार्टी का, बीजेपी की पार्टी का अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो लोकसभा में 240 सीट वो लेकर आए हैं। उनका परफॉर्मेंस भले ही नंबर्स कम हो, लेकिन परफॉर्मेंस दिख रहा है। आपकी पार्टी ने भी दिखाया है अपना परफॉर्मेंस लोकसभा सीट में, इसीलिए मैंने विधानसभा में आपके परफॉर्मेंस पर सवाल पूछा था। आप बार बार चले जाते हैं बीजेपी को कोसने के लिए और अपनी पार्टी का स्टेटस नहीं बता पा रहे हैं। चलिए बहरहाल, ऑल फेडेड डाउन प्लीज ओनली सुरेंद्र स्वामी जी, लास्ट कमेंट सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है? क्योंकि जो ये भी चुनाव होगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने भले ही कहा कि शुरू में कि ये कहने को उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव है। बात यह है कि उपचुनाव के जरिए ही यहां पर यह तय हो जाएगा कि किसमें कितना दम है। योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, खुद पार्टी के अंदर से वो सवाल खड़े हुए, उसका जवाब देना है। अखिलेश यादव अगर सीट हारते हैं तो जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं से रुकेगा और 2027 के लिए तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई क्या नजर आएगी। मायावती अगर इंटर कर जाती हैं इस चुनाव में तो क्या पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? आपका आखिरी आकलन।
देखिए, मेरा आकलन तो ये है कि मायावती जी अभी इस उपचुनाव में मुश्किल है कि वो लड़ेंगी, लेकिन लड़ भी सकती हैं क्योंकि जैसी स्थिति उनकी अब बनी है, तो उत्तराखंड में तो वो गए हैं, उन्होंने उपचुनाव में लड़ाई की है। रावनी जी, मेरा ये कहना है कि क्या होता है कि अब ये 10 उपचुनाव हो रहे हैं, ये वो उपचुनाव हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जी, जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में सीटें हैं। तो उन चुनावों के रिजल्ट पर आप 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यही चुनाव उस जगह हो रहे होते जहां बीजेपी की ज्यादा सीटें जीती हुई होती तो परिणाम दूसरे होते। तो ये देखिए, यहाँ पर जो सीटें हैं, 3-4 सीटें तो बिल्कुल 60% मुस्लिम वोट की सीटें हैं, तो वहां भाजपा क्या करेगी? तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो उपचुनाव है ये वाला भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक अग्रेशन नहीं था। देखिए, आपको अगर परसेप्शन बनाना है तो परसेप्शन बनता है ऑफेंसिव पॉलिटिक्स से, बिल्कुल ठीक है, डिफेंसिव पॉलिटिक्स से नहीं बनता है। आप सब जगह क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे, सब जगह करते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कुछ गड़बड़ है, कमजोरी है। आप ऑफेंसिव नहीं है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। समय की सीमाएं हैं इसलिए मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन इतना जरूर है, आपने जो पॉइंट्स रखे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। आप परसेप्शन को अग्रेशन से ही तोड़ सकते हैं। जो कमी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी है, अगर उस कमी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समझ लेती है और समझकर रणनीति तैयार करती है तो निश्चित रूप से 10 उपचुनाव में 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ये कह सकती है कि योगी 10 आउट ऑफ 10। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पार्टियों को आने वाले उपचुनाव के लिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही चर्चा हुई, उपचुनाव को लेकर चर्चा होती रहेगी, बहुत सारे मुद्दे आते रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हो रहा है इसकी दिलचस्प तस्वीरें भी रण क्षेत्र में आती रहेगी। फिलहाल आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।